नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड सही जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्धि जो हमारा का जो क्लास जो थर्ड है ना, जो क्लास जो थ्री है उसके ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। बुद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, इससे जो पहले हम लोग पढ़े थे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बाल विकास, है ना। और उसके बाद बाल विकास के अंदर होता क्या है, क्या-क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर विकास का आयाम पढ़े थे, वृद्धि और विकास में अंतर देखे थे, ठीक है। और बाल्य अवस्था के हम लोग चरण यहाँ पे पढ़े हुए थे, किशोरावस्था तक, ठीक है। गर्भावस्था से स्टार्ट करके किशोरावस्था में हम लोगों ने उसे समाप्त किया हुआ था और हम लोगों ने महत्वपूर्ण यहाँ पे एमसीक्यू किए हुए थे। उसी प्रकार से दोस्तों मैं आज का जो है वो तीसरा पार्ट लाया हुआ हूँ बुद्धि इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। कि आखिर बुद्धि होती क्या है, ये जरूरी क्यों है और ये मानव विकास के लिए, है ना, इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, और इसे मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को आवश्यकता अनुसार इसे बांटा कैसे है, समझाया कैसे है और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या-क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों बुद्धि, है ना, और बुद्धि होती क्या है, उसके बारे में आज का वीडियो हमारा डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो बुद्धि से ये याद रखना दोस्तों कि बुद्धि जो होती है ना, उससे मनुष्य जो है वो परिस्थितियों से परे जाकर एक सोच विचार कर सकता है। ठीक है? वो परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय ले सकता है, नियंत्रित कर सकता है ना? बुद्धि जो है वो विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मानव जीवन के विकास हेतु, है ना? जिसके अनुसार वो निर्णय लेता है, अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ पाता है और सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि बुद्धि एक मानव जीवन में कैसे इफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोवैज्ञानिकों के तथ्य के अनुसार। ठीक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बुद्धि, है ना? तो बुद्धि, ठीक है? इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है? आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, है ना? बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है ना? तर्क करता है अर्थात वो सोचता है, ठीक है? थिंकिंग सोचेगा, है ना? किसी टॉपिक को लेकर सोचेगा, गणितीय रूप से वो सोचेगा, ठीक है? इमेजिन करना स्टार्ट करेगा अपने आप में, ठीक है? तो ये होता है आपका बुद्धि समस्याओं को हल करने में, है ना? इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं, है ना, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखते हैं बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। आपकी जो बुद्धि है वो कलाओं से भिन्न है, ठीक है। इसमें अनेक कलाओं का यहाँ पे समावेश होता है और जिस अनुसार हम लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि बुद्धि के जो कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। बुद्धि अनुकूल स्थापित करने में, है ना, अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है ना। तो चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। तो मैं याद रखना आप लोग बोर ना हो टॉपिक से, इसलिए बीच-बीच में आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हुआ हूँ। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? थोड़ा-सा यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि है, देखते हैं पहला ऑप्शन, दूसरे की नकल करने में क्षमता, सीखने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता, एक विशिष्ट क्षमता, क्षमताओं का एक सेट। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो है वो बुद्धि है क्या, है ना? दूसरों की नकल करने की क्षमता है क्या? सीखने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है क्या? नहीं। है ना? एक विशिष्ट क्षमता है क्या? नहीं। क्षमताओं का एक सेट है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है? कि आखिर एक मनुष्य में क्या-क्या क्षमता हो सकती है और वो उसे बढ़ा कैसे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। है ना? ये हमारा पहला है थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त बुद्धि, ठीक है? तो मूर्ति, है ना? मूर्त बुद्धि से हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है? मूर्त जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं उस चीज़ों को सोच-सोच के और आप लोगों को जो उदाहरण दूँगा, वो मैं यहाँ पे सोच के दूँगा, ठीक है? अगर कोई मैकेनिक है वहाँ पे, तो जो कार का जो रिपेयरिंग करेगा, है ना? तो वो देख-देख के करेगा वहाँ पे, है ना? कारीगर जो मूर्ति बना रहा है, ठीक है? तो उसे देखकर वो अपने हिसाब से उसे कटिंग करेगा, ठीक है? वहाँ पे वो विज़ुअल होगा वहाँ पे, वो उसे हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से, है ना? चलिए देखते हैं अमूर्त बुद्धि की ओर, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है? जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कि कवि, है ना? कविता जो लिखते हैं हम लोग, ये याद होगा आप लोगों को, कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? उसमें बहुत सारे कल्पनाएँ होती है,
डॉक्टर हो गए, चित्रकार हो गए, है ना, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ये थॉर्नडाइक के अनुसार है, याद रखना। ठीक है, सामाजिक बुद्धि जो समाज सेवी होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक के अनुसार था। ठीक है, जैसे कि नेता हो गया, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि जो है सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। ठीक, बढ़ते हैं इसमें, हम लोगों ने यहाँ देखते हैं यहाँ पे, यह बालक की वास्तविक आयु से कम तथा ज्यादा हो सकती है, ये याद रखना है ना। वास्तविक आयु मानसिक आयु के अनुपात को ध्यान में रखकर स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने 1912 में एक सूत्र स्थापित करने का प्रयास किया। उसी को आधार पर सूत्र टर्मन ने 1916 में दिया, जिसे बुद्धि लब्धि का सूत्र कहा। पहले उसे स्टर्न ने दिया था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्मन ने। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का देखते हैं यहाँ पे, मानसिक आयु एम ए और वास्तविक आयु सी है इंटू 100। ठीक है, ये याद रखना, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, एक 25 वर्ष का बालक 16 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए परीक्षण को संपन्न कर पाता है, उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, डायरेक्ट मान को रख दीजिए आप लोग, है ना, 16 वर्ष, है ना, 16 वर्ष के बालक के लिए, है ना, एक 25 वर्ष का बालक है ना, तो 25 वर्ष हो गए यहाँ पे वास्तविक आयु, 16 वर्ष हो गया उसका मानसिक आयु इंटू 100, है ना, 25 चौक यहाँ पे 100। ठीक है, उसके बाद चार, आप 16 को 4 से गुना कर दीजिए, आपके पास 64 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं, एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि उसकी 85 है, इस बालक की मानसिक आयु कितने वर्ष कितने माह होगी? ठीक है, तो मानसिक वर्ष यहाँ पे क्या पूछा है? मानसिक आयु कितने वर्ष कितने माह की होगी? तो मानसिक आयु आईक्यू, ठीक है, मानसिक आयु हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो आईक्यू अपॉन यहाँ पे 100। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसका जो है वास्तविक आयु रखेंगे। ठीक है, वास्तविक आयु, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 85/100, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, तो 8.5 वर्ष। ठीक है, कितना होगा? 8.5 वर्ष। इसे ज्ञात कैसे करेंगे? अर्थात 8 वर्ष 6 माह। ठीक है, 8 वर्ष 6 माह, ये याद रखना, 6 माह। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। टर्मन के वर्गीकरण को आधार मानकर, है ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर कामत ने, ये याद रखना, डॉक्टर कामत ने, है ना, बुद्धि लब्धि की सारणी स्थापित की, जो 11 वर्गों में निम्न है। क्योंकि इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनाया जाता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाना। 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली 2%, है ना, 2% की श्रेणी में आते हैं ये बच्चे प्रतिभाशाली। 120 139 है तो प्रखर बुद्धि 7% लोग यहाँ पे विद्यमान है। 110 119 अत्यंत उच्च बुद्धि 16% है। ठीक है, 90 109 सामान्य औसत वाले तो 50% है। 80, है ना, 89, है ना, 80 से 89 पिछड़े, है ना, 16% है। 70 से 79 है, यहाँ पे 70 से 79 तो अत्यंत पिछड़े और निर्बल 7% है ना। यहाँ पे 50 से 69 के बीच है तो मूर्ख है। ठीक है, 25 49 है तो महामूर्ख है। इस अनुसार इसे बांटा गया है 2% के, है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बुद्धि परीक्षण की ओर, है ना, मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए बुद्धि परीक्षण लिए जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसे मैं साइड कर लेता हूं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बुद्धि परीक्षण, मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के हैं। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक समय में एक ही व्यक्ति की मानसिक आयु ज्ञात की जा सकती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। तो देखते हैं शाब्दिक परीक्षण क्या है। चिन्हों तथा आकृतियों का उपयोग करते हुए अनपढ़ व्यक्तियों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक परीक्षण लिए जाते हैं। याद रखना है कि इसे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। युद्धकालीन परिस्थितियों में सैनिकों की मानसिक आयु ज्ञात करने तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण लिए जाते हैं। आज भी इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना, है ना। आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये याद रखना, आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण देखते हैं। हिली चित्र पूर्ति परीक्षण पहला, शेन्यूल आकृति फलक परीक्षण, है ना, जालोटा बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 5 वर्ष के लिए, गुड एनक बुद्धि परीक्षण
और भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। ये कुछ बुद्धि जो परीक्षण किए हुए थे, आप लोगों ने बीएड और डीएलएड में इसे पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम लोगों ने इसे अभी ही पढ़ा था। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं गिफ्टेड बच्चों के बारे में। आपने जो है डिसीजन में, है ना, अपने डिसीजन में, सॉरी, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं कौन? प्रतिभाशाली बच्चे। इनमें आत्म क्षमता, है ना, हाई होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी आइडियाज होते हैं इनके पास। ठीक है, इनमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत होती है ना। इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू इन लोगों को नहीं मिल पाता। अगर इन लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो बहुत आगे जाएंगे, है ना। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, ये याद रखना। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे देखते हैं एक कारक सिद्धांत, याद रखना, इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। एक कारक सिद्धांत, है ना, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है ना, याद रखना। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, बीने ने, किसने कहा है? बीने ने। अब बुद्धि का पहला सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत, ये आप लोग याद रखना। तो चलिए आइए देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन बनेगा। 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है, उसका आईक्यू क्या है ना। 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है ना। तो यहाँ पे आप लोग आईक्यू, यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आईक्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आईक्यू हो गया और यहाँ पे आपका कितना हो गया? 8 साल हो गया, है ना। और उसका उम्र कितना है? मानसिक आयु है 8 साल और उसका उम्र है 5 इंटू यहाँ पे 100 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। और 20 और 8 को आप लोग गुना कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 160 की ओर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बुद्धि का पहला सिद्धांत था, ठीक है, बुद्धि का पहला सिद्धांत था एकल कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, बहु कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि बुद्धि का जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है? एकल कारक सिद्धांत। याद रखना, डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विव कारक सिद्धांत की ओर, है ना। द्विव कारक सिद्धांत क्या है? इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। द्विव कारक सिद्धांत को किसे दिया गया? स्पीयरमैन ने। और जो एक कारक सिद्धांत था उसे बीने ने दिया। ठीक है, ये याद रखना। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है, या दो तत्व है। ठीक है, पहले देखते हैं सामान्य तत्व। ठीक है, पहले देखते हैं सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है, ये किसने कहा? स्पेयरमैन ने, है ना। देखते हैं हमारा दूसरा विशिष्ट तत्व, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, विशिष्ट तत्व से, है ना। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ये किसने कहा? स्पेयरमैन ने, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे समूह तत्व कारक सिद्धांत, ये तीसरा है सिद्धांत की ओर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, ये आप लोग याद रखना। किसने कहा इसे? थ्रस्टन ने, है ना। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एमपी है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है। देखते हैं पहला इन्होंने क्या बताया? शाब्दिक भाषाई बुद्धि के बारे में, है ना। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वकील, कवि, पत्रकार आदि बन जाते हैं, ये याद रखना। जिनकी बोलचाल जो है वो बहुत अच्छी है ना, जो बोलने में, जो लैंग्वेज को पकड़ने में और लैंग्वेज को सुनने में और बोलने में एक्सपर्ट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ्स कैलकुलेशन अधिक होता है, देखते हैं इसके बारे में। चलिए आगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यू में बीच बीच में एमसीक्यू आप लोगों के पास लाया हूँ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दूसरों को समझने और उनसे संबंधित होने में अंतर्वैयक्तिक कौशल, तर्क गणितीय, नृत्य या एथनिक क्षमता का कौशल, संगीत प्रदर्शन या रचना कौशल, है ना, प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने का स्थानिक कौशल। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। संगीत, है ना, संगीत जिसमें बुद्धि होगी वो प्रदर्शन या रचना कौशल उसका तेज होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे।
जिन व्यक्तियों में है ना इनका विकास अधिक हो तो वो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। किसमें? गणितीय बुद्धि में, तार्किक जिनका होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा यहाँ पे स्थानिक बुद्धि। अमूर्त तथ्यों के आधार पर, याद रखना अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, है ना। अमूर्त है ना, जो अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये याद रखना, है ना। मूर्त जिसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे महसूस छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं टच करके। लेकिन अमूर्त तथ्य है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चित्रकार जो पेंटिंग जो करता है ना, पिकासो जो इतना बड़ा नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग शारीरिक गतिक बुद्धि। शरीर को गति देने वाली बुद्धि, शारीरिक गतिविधि देखते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। ठीक है, ऋतिक रोशन हो गया। एथलीट्स में आप नीरज चोपड़ा को देख ले, विराट कोहली हो गए, है ना। अभिनेता में अमिताभ बच्चन हो गए। अभिनेत्री में आप दीपिका पादुकोण को देख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग नाम किसी भी प्रकार से उदाहरण के तौर पे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं संगीतात्मक बुद्धि के रूप में, है ना। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, संगीत की बुद्धि देखते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, है ना, इंटरटेनर आदि बनते हैं। जैसे अरिजीत सिंह हो गए, है ना, अल्लू अर्जुन हो गए। ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतरवैयक्तिक बुद्धि, है ना, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है ना। याद रखना, इंटरेक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। निम्नलिखित का मिलान करते हैं, बुद्धि के प्रकार और अंतिम जो प्रदर्शन की संभावना है वो कैसे होगी। भाषाई, है ना, यहाँ पे एक तरफ जो है बुद्धि है और उससे क्या-क्या होगा वो सब चीज़ों को दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भाषाई बुद्धि का विक्रेता हो जाएगा, शारीरिक गतिज का यहाँ पे हो जाएगा आपका एथलीट्स हो जाएगा। ठीक है, स्थानिक का अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया मूर्तिकार हो जाएगा और इंटरपर्सनल का हो जाएगा दार्शनिक। ठीक है, इंटरपर्सनल का दार्शनिक के रूप में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये याद रखना कि दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनता ही है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। याद रखना कि जो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो एक बार और मैं उसे बता देता हूँ। ये हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, है ना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना। ठीक है, और ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, है ना, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन व्यक्तियों में ये गुण पाया जाता है ना, विकास हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना। प्रकृतिवादी बुद्धि की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। ये याद रखना। ठीक है, किसान आदि बनते हैं कौन? प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, अब देखते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, है ना, अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है ना। देखते हैं जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत और फिलोसोफर बनते हैं, दार्शनिक के रूप में। ठीक है, आलोचना देखते हैं, यहाँ पे आलोचना क्या था, है ना। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। एक्सपेरिमेंट का देखा। ठीक है, अब हम लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर में जितने बुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम लोग आलोचना यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ते त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, है ना, कंटेंट, और संक्रियाएं, ऑपरेशन, तथा उत्पाद, प्रोडक्ट के रूप में, है ना। कैसे है, क्यों है, कहाँ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो
त्रिचापीय त्रिघटकीय सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। तो देखते हैं अनुभवात्मक बुद्धि के रूप में। अनुभवात्मक बुद्धि या बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। घटकीय बुद्धि याद रखना स्टर्नबर्ग के अनुसार। हम लोगों ने पढ़ा आपका बीने हो गया, स्पेयरमैन हो गया, ठीक है। उसके बाद थार्नडाइक के से रिलेटेड पढ़ा हम लोगों ने बुद्धि का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत आलोचना भी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद गिलफोर्ड का हम लोगों ने पढ़ा, है ना। उसके बाद इससे पहले हम लोगों ने गिलफोर्ड का पढ़ा, है ना। अब स्टर्नबर्ग का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घटकीय बुद्धि देखते हैं। घटकीय बुद्धि, है ना, घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। ये किसने कहा घटकीय बुद्धि का, ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ने। संदर्भात्मक बुद्धि, है ना, देखते हैं कि संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास, है ना, खालिस्तान प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि होती है। याद रखना कि हार्वर्ड गार्डनर के जितने भी बुद्धि सिद्धांत हम लोग पढ़े मोस्ट टाइम इंपॉर्टेंट है और स्टर्नबर्ग का, है ना। गिलफोर्ड से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भाषाई पारस्परिक होता है, स्थानिक या पारस्परिक, अंतर व्यक्ति की स्थानिक या पारस्परिक भाषा। तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे दार्शनिक के पास अंतर व्यक्तिक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, और स्थानिक हो गया, है ना, मूर्ति का अमूर्त चिंतन उन लोग करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का अंतर व्यक्तिक स्थानिक, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे तीसरा नंबर का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता। याद रखना सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, याद रखना नहीं करता पूछ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आंसर हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे। सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रसंस्करण कार्यों को एक विशिष्ट समूह है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है ना। लोगों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत में से किस कथन का समर्थन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो आंसर है वो हमें नेगेटिव यहाँ पे मिला है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है, लेकिन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अभी सभी एग्जामों में। चलिए देखते हैं। सना अपने दिमाग में गणितीय गणनाएं कर सकती है और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। कारण हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सना के पास स्थानिक कौशल और अंतर व्यक्तिक कौशल जैसी कई बुद्धिमत्ताएं हैं। देखते हैं यहाँ पे अभिकथन ए और तर्क दोनों सही है, और तर्क अभिकथन का सही। हम लोगों ने पढ़ा कि गणितीय बुद्धि क्या संवेदनशील व्यक्ति, ये एक बात तो सही है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सना के पास क्या स्थानिक कौशल है, और अंतर व्यक्तिक हम लोगों ने पढ़ा कि स्थानिक कौशल मूर्तिकार के पास होता है, ठीक है। तर्क है क्या यहाँ पे, नहीं। अंतर व्यक्तिक अंतर व्यक्ति जो है वो खुद के साथ इंटरेक्ट करने का यहाँ पे है क्या, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभिकथन ए तो सही है, लेकिन जो तर्क है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अंतर्व्यक्तिक भाषा, अंतर्व्यक्तिक शारीरिक गतिशीलता। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति, तो शारीरिक गति से आप लोग शारीरिक गतिशीलता, तो बहुत ही सरल था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मेल खाते हैं। स्पेयरमैन, ईएल थॉर्नडाइक सिद्धांत, थर्स्टन, गार्डनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन स्पेयरमैन का आपका हो जाएगा, स्पेयरमैन का हो जाएगा ऑप्शन ए का यहाँ पे चौथा द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए, है ना, और ए चौथा चौथा इन दोनों में दिया हुआ है, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था। ईएल थॉर्नडाइक का यहाँ पे मल्टीफैक्टर हो जाएगा। तो बी देखते हैं, यहाँ पे बी है दोनों में मल्टीफैक्टर। तो देखते हैं यहाँ पे फिर सी का थ्रस्टन का हो जाएगा, यहाँ पे आपका थ्रस्टन का हो जाएगा समूह कारक हो जाएगा,
ठीक है? तो सी किसमें है? सी तो तीनों में है ना? सी फर्स्ट है, सी का फर्स्ट हो ये सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? सी का यहाँ पे फर्स्ट, तो थर्स्टन का यहाँ पे समूह तो ये आंसर हमारा ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा। है ना? तो चलिए दोस्तों, टॉपिक टॉपिक है ना, हम लोग एमसीक्यू लाता रहूंगा मैं आप लोगों के पास। और यहाँ पे हम लोग बुद्धि यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, वो हम लोग पढ़ेंगे वातावरण और वंशा अनुक्रम से रिलेटेड, ठीक है? एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे होते हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा इससे रिलेटेड एमसीक्यू, है ना? और अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और मजेदार तरीके से हम लोग इसी प्रकार से अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस वाइज में आप लोगों के पास टॉपिक वाइज, है ना, पॉइंट टू पॉइंट वहां पे आप लोगों के सामने सिलेबस के साथ एमसीक्यू रखूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।